Good morning, students. Today we will continue our chapter 6 history, class 11, the three orders. Yesterday we had started this chapter. In this chapter we read about three part of the European society. The first क्या था? The clergy, second the nobility and थर्ड क्या था? द पीजेंट्स. हमने इसमें देखा था जो क्लेर्जी थे यानी जो चर्च था उनको क्या है कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे और वो क्या है उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. इसके अलावा जो नोबेलिटी थे वो भी क्या है एक अच्छी लाइफ जी रहे थे और सबसे जो बैड कंडीशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी. तो इसके आगे हम अब डिस्कस करते हैं. Serfs were ill-treated and were forced to labor 12 to 16 hours per day. जब जैसे जो पीजेंट्स थे वो भी क्या है दो सेक्शंस में डिवाइड थे. कल हमने पढ़ा था एक था फ्री पीजेंट्स और सेकंड क्या थे? सर्व्स थे. और जो सर्व्स थे वो क्या है उनकी कंडीशन क्या थी? सबसे बैड कंडीशन थी. तो इसमें क्या है सर्व्स वर इल ट्रीटेड एंड वर फोर्स्ड टू लेबर 12 to 16 आवर्स पर डे. जो सर्व्स थे वो क्या है इल ट्रीटेड थे यानी अनपढ़ थे और क्या है उनको क्या है जो प्रतिदिन उनको 12 से 16 घंटे काम करने के लिए क्या है फोर्स किया जाता था. फ्यूडलिज्म वाज रिगार्डेड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ द मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी. अब क्या है इस दौरान कब क्या था 9th 16th सेंचुरी क्या हो चुका था? फ्यूडलिज्म हो चुका था शुरू. तो किसमें? यूरोपियन सोसाइटी में. जो फ्यूडलिज्म था यानी सामंतवाद था वो क्या है सेंट्रल पिलर था किस चीज का? मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी का. यानी जो सेंट्रल पिलर उसका मेन क्या है यूरोपियन सोसाइटी का मेन पिलर क्या था? फ्यूडलिज्म था यानी सामंतवाद था. फ्यूडलिज्म इज ए जर्मन वर्ड विच स्टैंड्स फॉर ए लैंड और एन स्टेट. जो सामंतवाद है एक क्या है जर्मन वर्ड है. फ्यूडलिज्म क्या है एक जर्मन वर्ड है जिसमें क्या है विच स्टैंड फॉर ए लैंड और एक स्टेट में क्या है जो एक लैंड या स्टेट के लिए भी खड़ा होता है या होता है. क्योंकि क्या है फ्यूडलिज्म में क्या सामंतवाद वो सब क्या है किस पर बेस्ड होता है? लैंड पर ही होता है. लैंड जो बड़े बड़े लैंड्स के मालिक होते हैं वो क्या है सामंतवाद कहलाते हैं. सामंतवादी कहलाते हैं. तो इसमें क्या है जो ये किससे वर्ड है? जर्मन वर्ड है ये. और इसका मीनिंग क्या है? विच स्टैंड फॉर ए लैंड और एन स्टेट. अकॉर्डिंग टू W.T. Hones, feudalism was a system by which lords granted their vassals lands in exchange for military services and personal loyalty. भी जो एक है W.S.T. Hones के अनुसार जो फ्यूडलिज्म है वो कैसा सिस्टम है? विच लॉर्ड्स ग्रांटेड देयर वेसल्स लैंड्स. भी जो लैंड लॉर्ड्स हैं यानी जो बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो क्या है ग्रांटेड देयर वेसल्स लैंड. जो उनके पास जो लैंड्स है अपनी बहुत ज्यादा जो लैंड्स है वो क्या है इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेज एंड पर्सनल लॉयल्टी. भी उसको क्या है किसमें चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री सर्विसेज में. और अपनी पर्सनल क्या है लॉयल्टी के लिए वो क्या है बड़ी बड़ी जो उनकी जो लैंड्स है उसमें क्या है एक्सचेंज कर सकते हैं. किसके अनुसार? W.T. होन्स के अनुसार फ्यूडलिज्म में. फ्यूडलिज्म originated in France and then spread to the other countries of Europe like England, Germany, Italy, Spain, Australia, etc. जो फ्यूडलिज्म था ओरिजिनेट हो चुका था कहाँ पर? फ्रांस में तो था ही थे. ठीक है ओरिजिनेट हो चुका था फ्रांस में. और इसके अलावा भी वो क्या है और दूसरी यूरोप की और दूसरी कंट्रियों में भी फैल गया था. कौन कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है फ्यूडलिज्म फैल चुका था. सबसे पहले ये कहाँ था? फ्रांस में. फ्रांस से ये क्या है और भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया था. इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा. द चर्च हैड डीप इन्फ्लुएंसेस ऑन द मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी एंड हैड कंट्रोल ओवर मैन्स लाइफ क्रेडिट टू द ग्रेव. जो चर्च था यानी चर्च का क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था किसमें भी जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था. किसका? चर्च का. जो चर्च हैड डीप इन्फ्लुएंस ऑन द मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी. जो चर्च था वो मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था यानी बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे क्या? चर्च
और उनका क्या है, दे हैड कंट्रोल ओवर मैन्स लाइफ क्रेडल टू ग्रेव, भी जो उनका जो कंट्रोल था किनका, चर्च का, वो क्या है, जो मैन्स की लाइफ थी पूरी लाइफ पर उनका कंट्रोल था, यानी क्रेडल टू द ग्रेव, क्रेडल यानी बिल्कुल जन्म से लेकर उसके कब्र तक यानी अंत समय तक क्या है, पूरा उसका कंट्रोल मैन्स लाइफ पर था, किसका, चर्च का। तो यानी यूरोपियन सोसाइटी मिडिवल पीरियड तक क्या है, जो चर्च बहुत ज्यादा प्रभाव में था, किसमें, यूरोपियन सोसाइटी में। Pope lived in Rome and was the supreme authority in the church institution. जो पोप था यानी चर्च का क्या है, सबसे बड़ा क्या होता था, भी अधिकारी बोल सकते हैं, या भाई पोप उसका सबसे बड़ा क्या है, ऑफिसर या जैसे भी अधिकारी होता था, जो किसका, चर्च का। पोप लिव्ड इन रोम, जो पोप था वो कहाँ पर रहता था, रोम में। एंड वाज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द चर्च इंस्टीट्यूशन, जो चर्च था उसकी क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, कौन, पोप होता था। टाउन्स बिगिन टू रोज ऑन द यूरोपियन लैंडस्केप इन 15th सेंचुरी। अब क्या 15th सेंचुरी तक जो क्या है, यूरोपियन सोसाइटी यानी यूरोपियन लैंड में यानी यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, टाउन्स बनने शुरू हो गए थे, टाउन्स भी क्या है, बिगिन हो चुके थे, बसने शुरू हो गए थे। वेनिस, गियोना, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन, मिलान एक्सेट्रा टाउन्स बिगेन इनटू प्रोमिनेंस इन द 15th सेंचुरी मिडिवल यूरोप। भी जो ये है, ये कुछ स्टेट टाउन्स हैं जो क्या है, इंपोर्टेंट थे, किसमें, 15th सेंचुरी में मिडिवल यूरोप में। कौन कौन से थे, वेनिस, गियोना, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन, मिलान एक्सेट्रा टाउन्स बिगेन इनटू प्रोविंस, यानी क्या है, ये क्या हो गए थे, जो प्रोविंस यानी प्रमुख क्या थे, टाउन्स थे, जो क्या है 15th सेंचुरी के मिडल तक यूरोप में क्या है, भी इनका उदय हो चुका था। द यूज ऑफ द मनी हैड टू ओवरकम टू ड्रॉ बैक ऑफ बार्टर सिस्टम। भी अब जो बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय होता है, जो वस्तु विनिमय यानी पैसे के साथ लेन देन करना। भाई अब वो क्या है, अब जो पैसे के साथ ही इस तरह के जो पहले किसी भी चीजों के साथ एक्सचेंज होता था, ऐसे लेन देन होता था, लेकिन अब किसका यूज होने लगा था, यूज ऑफ मनी, किसमें, वस्तु विनिमय का जो सिस्टम था उसमें अब किसकी सहायता ली जाने लगी थी, या किसका यूज होने लगा था, मनी का यूज होने लगा था। क्लेनी मोनेस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम फर्स्ट इन 9th-10th सेंचुरी। जो क्लेनी मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री यानी जो मठ था, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम फर्स्ट इन 910 CE सेंचुरी। भी जो क्लेनी मोनेस्ट्री के भी विलियम फर्स्ट के द्वारा 910 में क्या है स्थापित की गई थी। फ्यूडलिज्म began to decline in the 16th century and paved the ways for the rise of nation states in Europe। भी क्या है, जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था वो क्या है, अब खत्म होना शुरू हो गया था, यानी पतन की तरफ चल पड़ा था, कब, 16th सेंचुरी तक। और उस क्या है, उसकी जगह अब का किसने ले ली थी, अब उसमें उसकी जगह किस चीज का उदय होने लगा था, किस चीज की स्टार्टिंग हो गई थी, नेशन स्टेट इन यूरोप। यानी फ्यूडलिज्म तो क्या है अपनी यानी पतन की तरफ था, और उसमें क्या है किस चीज का नई चीज किस चीज की हो रही थी, किसकी, नेशन स्टेट इन यूरोप, यानी नेशन स्टेट्स का उदय हो रहा था, कहां पर, यूरोप में। फाउंडेशन ऑफ द नेशन स्टेट्स लेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लैंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी इन 1485 सेंचुरी बाय हेनरी VII। भी जो इसमें जो नेशन स्टेट्स की सबसे पहले फाउंडेशन कहां पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, और किसके साथ हुई थी, ट्यूडर डायनेस्टी के साथ। भी सबसे पहले ट्यूडर डायनेस्टी में ही नेशन स्टेट्स की क्या है स्थापना हुई थी, और कहां पर, किसमें, इंग्लैंड में। और इसको कब हुई थी कि ट्यूडर डायनेस्टी की स्थापना 1485 सेंचुरी में, और बाय हेनरी VII, वो किसके द्वारा की गई थी, हेनरी VII के द्वारा की गई थी, किसमें, इंग्लैंड में, किसकी, नेशन स्टेट्स की। फ्रेंच, जर्मन, रशियन रेवोल्यूशन occurred in 1789, 1848 and in 1970 century।
और इसी दौरान ही क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मन और रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। कब हुई थी? जो फ्रेंच हुई थी, कब हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, और जर्मन 1848 में, और रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1970 सेंचुरी में हुई थी हमारी। तो ये क्या था, जो हमारे 3 ऑर्डर्स थे, यानी यूरोपियन सोसाइटी का क्या था, जो पूरा इसमें बताया गया था कि 3 ऑर्डर्स में क्या क्या आते हैं और उनकी कंडीशन कैसी है, तो इसमें कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे वीक कौन से वर्ग आते हैं।